हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और साथ ही साथ आरपीएफ में जितने भी आपके 2019 में क्वेश्चन पूछे गए उन सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया कैन स्नो बी एक्सपीरियंस्ड। कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ़ का अनुभव किया जा सकता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग भारत में बर्फ़ के अनुभव की बात करते हैं तो वो जगह है आपका उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड एकमात्र ऐसा जगह है भारत का जहाँ पे बर्फ़ का अनुभव जो है वो किया जा सकता है। तो वहीं अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो उत्तराखंड की स्थापना जो है ना वो आपका 9 नवंबर 2000 को हुई थी। याद रखिएगा ना, ये आपका राज्य बना था कब? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किलिमंजारो लोकेटेड इज़ द नेम ऑफ, यानी अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डैश का नाम है। बताइए किलिमंजारो क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग किलिमंजारो की बात करते हैं ना तो किलिमंजारो जो है ना वो आपका अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये आपका एक वोल्केनो माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनो माउंटेन है। याद रखिएगा ना। वही अगर हम लोग सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे लंबी नदी जो है वो आपका नाइल रिवर है। वहीं अगर हम लोग सबसे लार्जेस्ट रिवर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रिवर जो है ना वो आपका अमेजन है। याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी। तो जी हाँ, अगर हम लोग गंगा की बड़ी सहायक नदी की बात करते हैं तो वह है आपका चांबल। चांबल एकमात्र गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा ये बहुत सारे सहायक नदियाँ हैं लेकिन ये सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। देखिए, अगर हम लोग गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी जो है ना वो पहली बार ऋषिकेश से जो है वो निकलती है और ऋषिकेश में इसका सबसे पहले जो है गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं गंगा पहली बार जो है वो मैदान में जो है वो हरिद्वार में आती है, यानी गंगा जो है वो बहते हुए सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कब जाती है, कभी क्वेश्चन में आया तो वो है आपका हरिद्वार में जाती है ना सबसे पहले। वहीं इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो वो आपका 2525 यानी 25 है ना। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि मैगिनॉट लाइन्स इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन, यानी मैगिनॉट रेखा जो है वो डैश के मध्य की सीमा रेखा है। तो जी हाँ, किसकी मध्य की सीमा रेखा है? तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये जो है ना वो आपका फ्रांस और जर्मनी, यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो है वो मध्य की सीमा रेखा है। याद रखिएगा ना। वहीं भारत और चीन के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, भारत और चीन के बीच की लाइन को मैकमोहन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? मैकमोहन बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग यूएसएस और कनाडा की बात करते हैं तो इसके बीच में जो है वो 49 डिग्री लैटिट्यूड यानी अक्षांश होते हैं ना। तो इन सारे टॉपिक को ना आप इस क्वेश्चन के अंदर ना याद रखिएगा। हो सकता है कि आपका नेक्स्ट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता रिवर, यानी तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। तो जी हाँ, अगर हम लोग तीस्ता नदी की बात करते हैं ना तो तीस्ता नदी को पहले जानिए। तीस्ता नदी जो है ना वो आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन है? तो वो है आपका रंजीत रिवर। रंजीत रिवर जो है वो आपका तीस्ता नदी की सहायक नदी है। वहीं तीस्ता जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखिए, ब्रह्मपुत्र को ना अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र तिब्बत को सांगपो बोलते हैं, एमपी में इसे दिव्यांग के नाम से जाना जाता है, वहीं असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट की हिस्सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग पूर्वी घाट की हिस्सा की बात करते हैं तो वो आपका नलामला पर्वत माला हो जाएगा और इसका वेलिकोंडा पर्वतमाला और आपका जवादी पहाड़ियाँ, ये सारे जो है ना वो आपके पूर्वी घाट के हिस्सा है ना, यानी पूर्वी घाट की पहाड़ी हिस्सा, यानी ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द ईस्टर्न सेक्टर बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉमनली कॉल्ड, यानी भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर
डैश कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? तो जी हाँ, हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे उस क्वेश्चन में हम लोग जाने थे कि इसे क्या बोलते हैं, तो इसे मैकमोहन लाइन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है वो कहाँ पे उत्पाद होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बॉक्साइट के उत्पादक की बात करते हैं तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगर हम लोग सेकेंड नंबर पे देखते हैं तो वो है चीन और थर्ड नंबर पे ब्राज़ील आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑन विच रिवर इज़ विक्टोरिया फॉल्स सिचुएटेड इन अफ्रीका, यानी अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग विक्टोरिया जलप्रपात की बात करते हैं ना तो ये आपका जहाँ स्थित है वो है आपका जाम्बेजी। ये आपका कहाँ स्थित है? जाम्बेजी में स्थित है। वहीं आप इसमें याद रखिएगा कि ये रिवर जो है ना जाम्बेजी नदी जो है ना वो आपका हिंद महासागर में गिरती है और ये आपका जो है ना वो चौथा सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा चौथा सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो है आपका जाम्बेजी रिवर ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूरेनियम माइंस आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी यूरेनियम की खानें निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यूरेनियम की खाने की बात करते हैं तो यूरेनियम की खान जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड राज्य में, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लेक टिटिकाका इज कनेक्टेड टू, यानी टिटिकाका झील डैश से जुड़ी है। बताइए किससे जुड़ी है? तो जी हाँ, टिटिकाका झील जो है ना वो आपका बोलीविया और पेरू से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? बोलीविया और पेरू से जुड़ी है। वहीं अगर हम लोग इसमें बोलीविया और पेरू की बात करते हैं तो ये आपका जो है ना वो साउथ अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? साउथ अफ्रीका में स्थित है। और ये झील के बारे में कुछ खासियत है, याद रखिएगा। ये झील जो है वो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर नौका गम्य, जिसे बोटिंग वाला जगह बोलते हैं ना, वो झील है। याद रखिएगा कौन सा झील है? तो ये आपका नौकागम्य झील है। दुनिया का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु गिव द स्लोग गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये बहुत पुराना है और बहुत हर किसी को ये आई थिंक ये पता होगा। तो वह है आपके सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सुनील छेत्री इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी सुनील छेत्री जो है वो किस खेल या फिर किस स्पोर्ट से जो है वो संबंधित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सुनील छेत्री की तो सुनील छेत्री जो है वो आपके फुटबॉल खेल से संबंधित है। याद रखिएगा इनके बारे में अगर हम लोग कुछ फैक्ट की बात करते हैं तो इन्हें 2011 में जो है वो आपका अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है? तो जी हाँ, इसके लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक जो है ना वो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी हुई कुछ और पुस्तकें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बुक है। वहीं टुवार्ड्स फ्रीडम भी जो है ना वो इन्हीं के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। अब इन दोनों पुस्तक के बारे में CGL में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को भी जो मैं बेसिक फैक्ट बनाई हूँ उसे भी आप इस क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा। तो पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को जो है आपका द टर्म स्टाइमिड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी निम्न खेलों में से किसके साथ शब्द स्टाइमिड का संबंध है? तो जी हाँ, अगर हम लोग स्टाइमिड के संबंध की बात करते हैं तो इसका संबंध जो है ना वो आपका गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड द फेमस मार्शल आर्ट क्लैरीप्यूटू, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट क्लैरीप्यूटू की उत्पत्ति हुई है? तो जी हाँ, अगर हम लोग क्लैरीप्यूटू की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति जो है ना वो आपका केरल से हुई है। कहाँ से हुई है? केरल से हुई है। अगर हम लोग बात करते हैं क्लैरीप्यूटू की तो क्लैरीप्यूटू जो है ना इसका मतलब होता है युद्ध के मैदान की कला ना। याद रखिएगा क्या होता है इसका मतलब? तो युद्ध के मैदान की कला होता है इसका मतलब ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ग्रीस, यानी यूनान की मुद्रा क्या है? तो अगर हम लोग यूनान की मुद्रा की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि यूनान की मुद्रा जो है ना वो आपका यूरो है।
यूनान की मुद्रा क्या है, यूरो है, याद रखिएगा। ये टॉपिक जो है ना वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट NIBM लोकेटेड, यानी राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग NIBM की बात करते हैं तो NIBM जो है ना वो आपका स्थित है पुणे में, याद रखिएगा। पुणे महाराष्ट्र में जो है ये पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द टर्म ब्रेक स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ब्रेक स्ट्रोक शब्द जुड़ा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग ब्रेक स्ट्रोक शब्द की बात करते हैं तो ये आपका जिससे जुड़ा है वो है आपका तैराकी, यानी ये आपका स्विमिंग से जुड़ा हुआ है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटिशन्स इज नॉट रिलेटेड टू रनिंग कॉम्पिटिशन, यानी इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है। तो जी हाँ, जो आपकी दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है वो है आपका ताइक्वांडो। ताइक्वांडो जो है वो आपका दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ मलेशिया, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग मलेशिया की मुद्रा की बात करते हैं ना तो इसकी मुद्रा जो है ना वो आपका मलेशियाई रिंगित है। क्या है, मलेशियाई रिंगित है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एशिया कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी एशिया कप जो है वो निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है। तो एशिया कप जो है ना ये आपका जिससे संबंधित है वो है आपका क्रिकेट। किससे संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच सिटी इज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था किस शहर में स्थित है। तो जी हाँ, भारत में फिल्म और टेलीविज़न संस्था की बात करते हैं तो यह आपका पुणे महाराष्ट्र में है ना, याद रखिएगा। कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस, यानी इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो जी हाँ, अगर हम शास्त्रीय नृत्य नहीं है की बात करते हैं तो वह है आपका रासलीला। रासलीला जो है वो आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बाकी जितने भी है यहाँ पे सारे के सारे जो है वो आपका शास्त्रीय नृत्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन की मुद्रा जो है वो क्या है। तो जी हाँ, अगर हम ब्रिटेन की मुद्रा की बात करते हैं तो इसकी मुद्रा जो है ना वो आपकी पाउंड है। क्या है, पाउंड है, याद रखिएगा ना। मुद्रा से रिलेटेड जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये आपका सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन को ना याद जरूर से रखिएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज st जॉर्ज पार्क स्टेडियम लोकेटेड, यानी निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें सेंट जॉर्ज पार्क की बात करते हैं तो ये आपका जहाँ स्थित है ना वो जगह आपका है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो है ना ये आपका स्थित है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग हॉर्नबिल उत्सव की बात करते हैं तो ये आपका जहाँ मनाया जाता है ना वो जगह है आपका नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है, ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, यानी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है। बताइए कहाँ पर स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं ना तो ये आपका जहाँ स्थित है वो है आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में जो है वो आपका स्थित है। वहीं देखिए आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों जगहों के पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके मैक्सिमम बार एग्जाम में आए हैं और आते ही हैं। तो देखिए अगर हम लोग मध्य प्रदेश के कुछ पार्क की बात करते हैं तो वह है आपका कान्हा, माधव, बांधव, सतपुरा, वन, पेंच और आपका पन्ना। ये आपके मध्य प्रदेश के कुछ पार्क है ना जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ पार्क के बारे में बात करते हैं तो वह है आपका दुधवा हो गया, चंद्रप्रभा हो गया और आपका अमरगढ़ हो गया। ये तीनों जो है ना वो आपके काफ़ी पॉपुलर उद्यान हैं आपके कहाँ के, तो वह है आपके उत्तर प्रदेश के ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन स्टेट इज, यानी सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है वो प्रतिवर्ष डैश राज्य में मनाया जाता है। बताइए किस राज्य में मनाया जाता है। तो जी हाँ, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं ना तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ये हरियाणा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, हरियाणा में मनाया जाता है। और इस क्राफ्ट को जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
शामिल किया गया था 2013 में, याद रखिएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब शामिल किया गया था, तो वो समय था आपका 2013 का। 2013 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो शामिल किया गया था। किसे, तो सुंदरकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला को ना। कहाँ स्थित है, हरियाणा राज्य में स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज 100th इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच टीम, यानी सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक जो है वो लगाया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसमें जो भी मैं आपको फैक्ट बताऊंगी उसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। तो जी हाँ, वो आपका था बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ जो है इन्होंने 100वां शतक जो है वो लगाया था। कब लगाया था, तो वो समय था आपका मार्च 2012 का। याद रखिएगा कि मार्च 2012 में इन्होंने जो है वो शतक लगाया था। किसके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ ना। देखिए इनके द्वारा लिखी हुई एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है प्लेइंग इन माई वे, और ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है CGL के अंदर, इसलिए इन सारे टॉपिक को भी आप इसमें याद रखिएगा ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी रिंगास्वामी कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो जी हाँ, अगर रिंगास्वामी कप की बात करते हैं तो ये आपका जिस खेल से संबंधित है ना, वो है खेल आपका हॉकी। हॉकी से जो है ये संबंधित है ना। और इसकी शुरुआत जो है ना वो आपका 1928 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1928 ईस्वी में। इसे इस टॉपिक के अंदर जो है वो याद रखिएगा कि 1928 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नेशनल न्यूट्रिशन मंथ इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ डैश टू मार्क द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट मल न्यूट्रिशन, यानी राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष डैश के महीने में देश की कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो जी हाँ, वो समय है आपका सितंबर का। ये प्रति वर्ष सितंबर को जो है वो मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, यानी कनाडा का कैपिटल जो है वो कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग कनाडा की कैपिटल की बात करते हैं तो कनाडा की कैपिटल जो है ना वो आपका ओटावा है। क्या है, ओटावा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फेमस हिल स्टेशन कोडई कनाल इज सिचुएटेड एट, यानी प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडई कनाल डैश पर स्थित है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गया है ना, यहाँ पे पर पहले होना चाहिए था, डैश पर स्थित है ना। कहाँ पर स्थित है, तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये आपका जहाँ स्थित है ना वो जगह आपका है पालनी हिल्स, यानी पालनी पर्वत पे जो है वो आपका स्थित है। याद रखिएगा ना, ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है आपका, अंडर विच आर्टिकल कैन पार्लियामेंट मेक रेसिडेंस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। देखिए तो इसका अगर हम लोग देखते हैं तो वो कौन सा आर्टिकल है, तो जी हाँ वो है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के अंदर जो है वो ऐसा कहा गया है। वहीं अगर हम लोग आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 में जो है वो आपका भेदभाव धर्म, वंश, चाहे वो जाति हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसकी बात करी गई है। वहीं अगर आर्टिकल 26 की बात करते हैं तो आर्टिकल 26 में जो है ना वो आपका धार्मिक प्रबंधन की बात जो है वो करी गई है। और आपका आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो आपका आर्टिकल 19 में जो है वो आपका स्वतंत्रता की बात जो है वो करी गई है। याद रखिएगा, ये सारा टॉपिक जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जी हाँ, ये आपका भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में किया गया है वो है आपका 7वीं अनुसूची, यानी कि 7th शेड्यूल में जो है वो इसकी बात जो है वो करी गई है। याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बाय विच ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफॉर्म डिड द 9 प्रोविजंस गेट, यानी किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा कि वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, तो वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है वो आपका इसकी स्वायत्तता जो है वो मिली है। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि वेयर डिड सिक्किम बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी सिक्किम जो है
वो कब भारत का एक राज्य बना। तो जी हाँ, सिक्किम जो है ना वो आपका 1975 में जो है वो भारत का एक राज्य बना ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सेंट्रल एंड द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर टेकन फॉर्म, यानी भारत के संविधान की केंद्र व राज्य सूची को डैश से लिया गया है। बताइए किससे लिया गया है। तो जी हाँ, इसमें याद रखिएगा कि ये जो है ना वो आपका कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है भारत के संविधान में केंद्र व राज्य सूची को ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैन अ न्यू स्टेट बी फॉर्म्ड इन इंडिया, यानी क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है। तो इसका हाँ या ना में आंसर नहीं देना है, आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें बताना है कि बन सकते हैं तो मतलब किस रूल से या फिर किस कारण से जो है वो बन सकते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो दिस कैन हैपन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत में जो है वो नए राज्य बन सकते हैं। ये कहाँ बोला गया है, तो ये आपके संविधान के अनुसार जो है वो ऐसा हो सकता है, यानी कि संविधान में जो है वो ऐसा लिखा गया है। संविधान में कहाँ पे लिखा गया है, तो याद रखिएगा कि ये आपका आर्टिकल 3 के अंदर जो है वो कही गई है ना। इसके बाद किसमें कही गई है, तो जी हाँ वो है आपका आर्टिकल 3 में कहा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इन विच ईयर वाज द यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी रीनेम्ड एज पुडुचेरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष जो है वो किया गया। तो जी हाँ, वो वर्ष था आपका 2006। 2006 में जो है इसे पांडुचेरी से बदल करके पुडुचेरी जो है वो कर दिया गया है। याद रखिएगा ना, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपका जो है ना पुडुचेरी ये आपका एक यूनियन टेरिटरीज है ना। साथ ही साथ भारत में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। अगर नाम की बात करते हैं तो पहला आपका जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली यानी इसमें दमन और दीव दोनों आते हैं, और पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार। इस तरह से टोटल 8 जो है वो हमारे यूनियन टेरिटरीज भारत के अंदर हैं और 28 राज्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑन विच डे डिड द 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन लागू हुआ। बताइए यहाँ पे किस दिन लागू हुआ की बात हो रही है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और आंसर दीजिएगा ना। तो देखिए अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आपका 42वां संविधान संशोधन जो है ना वो आपका हुआ था 1976 में, लेकिन इसे लागू जो है वो 3 जनवरी 1977 को किया गया था। याद रखिएगा ना कि कब इसे संशोधित कब किया गया था, तो ये आपका जो है 1976 में संशोधित हुआ था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था, तो लागू जो है ना पूर्ण रूप से इसे 3 जनवरी 1977 को किया गया था। याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश वाज फॉर्म्ड ऑन 21 जनवरी 1972, यानी कि 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन जो है वो किया गया। बताइए किसका गठन किया गया। तो हाँ याद रखिएगा ना कि इसमें जिसका गठन किया गया है वो है आपका मेघालय। इसमें आपका मेघालय का गठन जो है वो आपका 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया है, जो एक आपका राज्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो किस संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, ये आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी ऑस्ट्रेलियन संविधान से जो है वो लिया गया है। देखिए हम लोग ज्वाइंट सेटिंग की बात किए थे ना, ज्वाइंट सेटिंग में बहुत सारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना इससे पहले की वीडियो में, उन सभी में हम लोग बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को इसमें स्टडी किए थे। ये बेसिकली ज्वाइंट सेटिंग की बात जो है ना वो आपका आर्टिकल 108 में जो है वो करी गई है। इस क्वेश्चन के अंदर इस टॉपिक को आप याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सिस्टम ऑफ फेडरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से शामिल की गई है। तो देखिए अगर हम लोग फेडरेशन की बात करते हैं ना तो याद रखिएगा कि आपका फेडरेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब संघात्मक होता है ना। इसमें भी आपका फेडरेशन ही दिया गया है, संघात्मक होता है, यानी कि ये जो है ना वो आपका कनाडा से लिया गया है। याद रखिएगा ना कि भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था यानी संघात्मक की व्यवस्था जो है वो आपका कनाडा से जो है वो लिया गया, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम इन
इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली इलेक्टोरेट सिस्टम जिसे बोलते हैं सबसे पहले डैश के द्वारा शुरू की गई थी। बताइए किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जी हाँ, ये क्वेश्चन भी आपका ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो जी हाँ, वो आपके थे मॉडले मिंटो रिफॉर्म, यानी मॉडले मिंटो रिफॉर्म जो आपका 1909 में हुआ था। इसके थ्रू जो है ना इसकी शुरुआत जो है की गई थी ना, याद रखिएगा। कब की गई थी? 1909 में की गई थी। किसके द्वारा? तो वो थे आपके मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा ना, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन, जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते हैं, को प्रस्तुत किया था? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब बेसिकली उद्देश्य प्रस्ताव भी होता है। यहाँ पे उद्देश्यों के कथन कहे गए हैं। अगर उद्देश्यों के कथन की जगह पे अगर आपके पास उद्देश्य प्रस्ताव दिया जाए तो दोनों का मतलब जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही होता है। तो देखिए ये अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो वो व्यक्ति है आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना वो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था। कब किया था भाई? तो वो समय था आपका 13 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा ना, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था ना। वही याद रखिएगा इसमें एक और टॉपिक कि लाया तो गया था, मतलब इसका प्रस्तुत तो किया गया था कब? 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि संविधान सभा के द्वारा इसे जो है वो 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत तो किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये आपका संविधान सभा में एक्सेप्ट जो किया गया था वो एक्सेप्ट करने का डेट जो था वो आपका 22 जनवरी 1947 था ना। याद रखिएगा ये टॉपिक आपका इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, यानी भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ। बताइए कब हुआ? तो जी हाँ, वो समय आपका जो था ना वो समय आपका था 26 जनवरी 1950 को। यह आपका क्रियान्वित जो हुआ था ना वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। देखिए अगर यहाँ पे क्रियान्वित की बात करी जाए या फिर लागू की बात करी जाए, इनहैंस की बात करी जाए, इन्फोर्सेबल की बात करी जाए, तो ये आपका या फिर केम इनटू फोर्स की बात करी जाए तो सभी का आंसर जो है वो आपका 26 जनवरी 1950 होगा। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जो है इसे एक्सेप्ट किया गया था। याद रखिएगा अगर कभी आपको एक्सेप्ट करने का समय दिया रहे कि इसे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कब एक्सेप्ट किया गया था तो वो समय आपका था 26 नवंबर 1949 को इसे एक्सेप्ट किया गया था। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है आपका कि विच इज द न्यूएस्ट क्रिएटेड स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत का सबसे नया निर्मित राज्य जो है वो कौन सा है? तो जी हाँ, अगर हम लोग नया निर्मित राज्य की बात करते हैं तो वो है आपका तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो आपका 2 जून 2014 को जो है वो बना था, जिसमें आपके याद रखिएगा कि 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। लेकिन अगर अभी की बात करी जाए तो अभी जम्मू और कश्मीर को जो है वो अलग कर दिया गया है, जिसके बाद 28 राज्य और आपके 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज है। याद रखिएगा ना, तेलंगाना कब बना? तो वो है आपका 2 जून 2014 को बना ना। इससे आपका ये क्या है? नया निर्मित राज्य है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट टाइप ऑफ स्टेट इज दिल्ली, यानी दिल्ली जो है वो किस प्रकार का राज्य है? तो देखिए अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली जो है ना वो आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरीज और यूनियन टेरिटरी है ना, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और आपका केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिए दिल्ली क्या है? तो आपका एक यूनियन टेरिटरीज है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, यानी भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो देखिए भारतीय शासन व्यवस्था में जो है ना वो आपका केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो टोटल 8 है अभी के हिसाब से ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंस्टिट्यूटेड द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑन डैश टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदे समिति का गठन जो है वो किया था। कब किया था? तो जी हाँ, वो समय आपका जो था ना वो समय आपका था 29 अगस्त 1947 का, यानी 29 अगस्त 1947 को जो है वो आपका मसौदा समिति का गठन जो है वो किया गया था ना, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड,
यानी संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि ये जो है ना आपका न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? तो वो समय था आपका 9 दिसंबर 1946 का, जिसके अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा कि संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था और उस समय इसके अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, यानी भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। बताइए कैसे करता है? तो जी हाँ, याद रखिएगा कि भारत का संविधान जो है वो भारत का वर्णन राज्यों का संघ है ना, यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ है। बताइए तो किसमें ऐसा कहा गया है? तो जी हाँ, ये आपका आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, अर्थात इंडिया यानी भारत जो है वो आपका राज्यों का संघ होगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 1 में। याद रखिएगा ना, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि देयर आर डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। भारतीय गणराज्य में बोला गया है कि भारतीय गणराज्य में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए अभी के समय की बात नहीं कही जा रही है, ये भारतीय गणराज्य के समय की बात कही जा रही है। तो भारतीय गणराज्य के समय जो था ना वो भारत में टोटल 29 राज्य थे और आपके 7 जो थे वो आपके यूनियन टेरिटरीज थे, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी के अनुसार बोला जाए तो अभी के अनुसार जो है वो टोटल 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित राज्य हैं ना, यानी आपके 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए और 28 जो है वो स्टेट हो गए। लेकिन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है आपका ऑप्शन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ा कीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में शामिल कानून के शासन की अवधारणा किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो जी हाँ, ये आपका जो है ना वो आपका यूके से लिया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा आपका नागरिकता का अधिकार और आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद हो गया और संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री रिफॉर्म जो है वो आपका यूके से ही लिया गया है। याद रखिएगा ना, कौन कौन मैं आपको बताई, नागरिकता का अधिकार बताई, मंत्री परिषद बताई और संसदीय प्रणाली बताई। ये सभी चीज़ें जो है वो आपके यूके से ही लिए गए हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम से ही लिए गए हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज सिक्किम गिवन द स्टेटस ऑफ अ फुल स्टेट इन द इंडियन यूनियन, यानी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया था? तो जी हाँ, वो आपका था 36वां संवैधानिक संशोधन। 36वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार जो है वो आपको सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम हैज़ बीन एडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो जी हाँ, अगर हम लोग भारत में बात करते हैं ना तो यहाँ पे आपका पार्लियामेंट्री यानी संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो है, यानी हम लोग किस शासन व्यवस्था को अपनाते हैं? तो वो है आपका पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था, यानी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है ना, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच टाइप ऑफ फेडरल प्रैक्टिस इज यूज्ड इन इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन, यानी भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का प्रयोग जो है वो किया जाता है? तो जी हाँ, यहाँ पे आपका संघीय रूप से प्रशासित विधि का उपयोग जो है वो किया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द अमेंडमेंट एक्ट, यानी भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द डैश संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। बताइए जोड़ा गया था, बताइए किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो जी हाँ, इसमें याद रखिएगा कि यह आपका हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा नहीं, यानी भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो आपका 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1957 द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द कंट्री वाज
रिड्यूस्ड फ्रॉम 27 यानी 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कितना कर दिया गया था बताइए। तो जी हाँ, उस समय राज्य की संख्या जो है वो 27 से घटा करके 14 कर दिया गया था। और इसके अलावा आपका 7 जो है वो यूनियन टेरिटरीज भी कर दिए गए थे, यानी उस समय जो है वो आपका 14 स्टेट्स थे और 6 जो है वो आपके यूनियन टेरिटरीज थे। याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ राज्य दिया गया है इसलिए 14 राज्य हो जाएंगे। अगर आपका यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज दिया था तो वो आपका कितना हो जाता है, 6 हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि उड़ीसा ज्वाइंट द इंडियन यूनियन एज द इंडिपेंडेंट स्टेट इन द ईयर डैश एंड कंटिन्यूअस टू बी सो, यानी सन डैश में उड़ीसा जो है वो भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अभी भी है। तो जी हाँ, वो समय आपका जो था ना, वो समय आपका था 1947 हो जाएगा ना, यानी कि आपका 1947 में जो है, सन 1947 में जो है ना, वो उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है वो शामिल था और अभी भी है। अगर आपका एग्जैक्टली डेट की बात करी जाए ना, तो डेट जो था वो आपका 14 नवंबर 1947 था। क्या था, 14 नवंबर 1947, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ये आपका जो है ना, वो आपका जर्मनी का वीमर संविधान से जो है वो लिया गया है ना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2-3 बार जो है एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन भी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान, यानी भूटान की राजधानी जो है वो कौन सी है। तो जी हाँ, भूटान की राजधानी की बात करते हैं तो वो है आपका थिम्पू। थिम्पू जो है वो आपका भूटान की राजधानी है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ पोलैंड, यानी पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है। तो पोलैंड की मुद्रा की बात करते हैं तो पोलैंड की मुद्रा जो है ना, वो आपका पोलिश जलूटी जो है वो आपका पोलैंड की एक मुद्रा है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है आपका द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, बताइए कौन सी है। तो जी हाँ, अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो वो है आपका ईटानगर। ईटानगर जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। वहीं अगर दिसपुर की बात करते हैं तो दिसपुर जो है ना, वो आपकी असम की राजधानी है। अमरावती जो है ना, वो आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और गंगटोक जो है आपका सिक्किम की राजधानी है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि तिरुपति डॉल्स आर मेड ऑफ, यानी तिरुपति गुड़िया यानी डॉल्स जो है वो बनी है, बताइए किस चीज़ से बनी है। तो जी हाँ, ये आपका रेड सैंडलवुड यानी लाल चंदन की लकड़ी से बनी है ना। किस चीज़ से बनी है, तो लाल चंदन की लकड़ी से जो है वो बनी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु रोड द बुक महाभाष्य, यानी महाभाष्य पुस्तक किसने लिखा है। तो जी हाँ, महाभाष्य पुस्तक को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके पतंजलि। याद रखिएगा ना, पतंजलि के द्वारा जो है वो महाभाष्य पुस्तक की रचना हुई है ना। वहीं अगर विशाखा दत्त की बात करते हैं तो विशाखा दत्त के द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो है वो आपका मुद्रा राक्षस है। वहीं कालिदास के द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो है वो बहुत फेमस पुस्तक है, जिसमें आपका अभिज्ञान शकुंतलम हो गया और मेघदूत हो गया, ये सारे जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं ना। वहीं अमर सिंह की पुस्तक को बोलते हैं अमरकोश ना। अमर सिंह के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसे क्या बोलते हैं, अमरकोश बोलते हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वह है आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि चक्यार कुथु इज अ फेमस डांस स्टाइल ऑफ, यानी चक्यार कुथु जो है वो प्रसिद्ध नृत्य शैली है, बताइए कहाँ की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए ना कि ये आपका जो शब्द लिखा गया है ना, वो इसका मतलब क्या होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें याद रखिएगा कि ये आपका चक्यार कुथु जो है ना, चक्यार कुथु का मतलब जो है वो आपका होता है कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया और पुराणों की कथाओं में जो आपका जो स्टाइल होता है, जो जिस तरह से नृत्य किए जाते हैं, वो सारा जो है इससे रिलेट करता है, उसी को बोलते हैं चक्यार कुथु ना। तो ये आपका कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो जी हाँ, ये आपका केरल में प्रसिद्ध है। बताइए तो केरल जो है, केरल की राजधानी कौन सी है। तो जी हाँ, केरल की राजधानी जो है वो आपका तिरुवनंतपुरम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु रोट रामायण, यानी रामायण किसने लिखी है। बताइए तो रामायण किसने लिखी है, सभी को पता होगा। तो जी हाँ, रामायण लिखने वाले जो व्यक्ति हैं
वो है आपके वाल्मीकि, और वाल्मीकि का संबंध जो है वो आपका त्रेता युग से है। याद रखिएगा, वाल्मीकि का संबंध किससे है? त्रेता युग से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेयर इज द फेमस महाबोधि टेम्पल लोकेटेड, यानी प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग महाबोधि मंदिर की बात करते हैं तो महाबोधि मंदिर जो है ना, ये आपका बोध गया में लोकेटेड है। तो जी हाँ, बोध गया से आपको याद आ रहा होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो आपका यहीं से हुई थी, और पहली बार इन्हें उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था ना, यानी पहली बार अपना उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था। देखिए बोध गया जो है वो आपका बिहार में आता है, निरंजना नदी के किनारे पर पड़ता है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लीलावती, यानी पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? देखिए अगर हम लोग लीलावती की बात करते हैं ना, तो देखिए लीलावती जो है ना वो आपका एक गणित पुस्तक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गणित पुस्तक हैं उस समय के, यानी मध्यकालीन गणित हैं, जैसे आपके लीलावती हो गए, बीज गणित हो गया, ग्रह गणित हो गया, गोलाध्याय हो गया। इसमें ना बेसिकली आपको अंकों और आपका हो गया ग्रहों के गणित के बारे में जो है वो बताया गया है। ये जितने भी आपकी पुस्तक है ना, ये सभी आपके मध्यकालीन गणित की पुस्तकें हुआ करती थी। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि इसके लेखक कौन है? तो जी हाँ, इसके लेखक जो है वो आपके भास्कराचार्य है, यानी भास्कर है ना, भास्कर के द्वारा जो है इसे लिखा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लाई हरोबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी लाई हरोबा त्यौहार जो है वो निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए अगर हम लोग लाई हरोबा का मतलब की बात करते हैं तो लाई हरोबा का मतलब जो है वो आपका देवताओं का अभिवादन से होता है ना, यानी इसका संबंध किससे है? तो देवताओं के अभिवादन से है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो जी हाँ, ये आपका मणिपुर में जो है वो मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द टर्म पिच इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी पिच शब्द का संबंध जो है वो आपका किस खेल से है? तो जी हाँ, अगर हम लोग पिच शब्द की बात करते हैं तो पिच शब्द का जो संबंध जो है ना वो आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। बताइए क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जी हाँ, क्रिकेट में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं ना। वहीं अगर हम लोग इसमें आप याद रखिएगा कि क्रिकेट को जो है ना वो आपका भद्रजनों का खेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भद्रजनों का खेल कहा जाता है, याद रखिएगा ना। क्रिकेट को क्या कहा जाता है? भद्रजनों का खेल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल फोल्क ड्रामा ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी निम्न में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? तो जी हाँ, हम लोग उत्तर प्रदेश के पारंपरिक लोक नाट्य की बात करते हैं तो वो है आपका रासलीला। रासलीला में बेसिकली क्या है ना कि नृत्य भी होता है, गायन भी होता है और अभिनय भी होता है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 10th सिख गुरु, यानी 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन सा था? तो जी हाँ, अगर हम 10वें सिख गुरु की बात करते हैं तो वो है आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह को 10वां गुरु जो है वो माना जाता है। अगर 9वें गुरु की बात करते हैं तो वो है आपके तेग बहादुर। तेग बहादुर जी जो है वो आपके 9वें गुरु हैं, और इन्हीं के पुत्र जो हैं वो हैं आपके गुरु गोविंद सिंह, जो आपके 2 दिसंबर 1666 में पटना में जो है वो जन्म लिए थे, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ द फील्ड, यानी प्लेइंग ग्राउंड फॉर प्लेइंग हॉकी कोर्ट, यानी हॉकी खेलने के मैदान जिसे क्रीड़ा स्थल बोलते हैं को क्या कहा जाता है? तो जी हाँ, हॉकी खेलने वाले मैदान को जो है ना वो आपका बेसिकली फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। क्वेश्चन में ही आपका आंसर जो है वो छुपा हुआ था ना। चलिए इसमें आप याद रखिएगा कि यहाँ पे भी जो है ना हॉकी में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में भी जो है ना वो टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हॉकी का जादूगर जो है वो आपका मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो एसएससी के अंदर बहुत बार रिपीटेड हुआ है कि आपका हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो वह आपके मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका शिव समुद्रा प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन विच रिवर, यानी शिव समुद्र परियोजना जो है वो किस नदी पर निर्मित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग शिव समुद्रन की बात करते हैं तो शिव समुद्र परियोजना जो है ना वो आपका बेसिकली कावेरी नदी पर निर्मित है ना। कहाँ है? कावेरी नदी पर निर्मित है, और ये आपका जो है ना वो आपका दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण भारत में स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स नेट इज नॉट यूज्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे ये तो कुछ हो ही नहीं सकता है। निम्न में से किस खेल में नेट यानी जाल का उपयोग नहीं होता है? देखिए लॉन टेनिस में भी जो है आपका जाल का प्रयोग होता है, बैडमिंटन में भी होता है, वॉलीबॉल में भी होता है, लेकिन कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें आपका जाल का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें छूना होता है, पकड़ना होता है और भागना होता है। तो जाल रहेगा तो जाहिर सी बात है ये तो पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए इसमें कोई भी जाल जो है वो नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ 3 कैपिटल। निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं, बताइए। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग 3 राजधानी वाले देश की बात करते हैं तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में टोटल 3 राजधानियां हैं। पहला है आपके पास केप टाउन है, दूसरा आपके पास प्रिटोरिया है और तीसरा आपके पास ब्लूफेम्टो है। इस तरह से टोटल जो है वो दक्षिण अफ्रीका में 3 राजधानियां जो है वो होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटिव इंडियन गेम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है। तो जी हाँ, अगर हम लोग मूल भारतीय खेल की बात करते हैं तो वो क्रिकेट नहीं होगा, जूडो भी नहीं होगा, रग्बी भी नहीं होगा, वो है आपका खो खो ना। खो खो कैसा गेम है। तो जी हाँ, खो खो जो है वो टच एंड रन वाला गेम होता है ना, यानी छुओ और भाग जा। इसे संस्कृत में जो है ना आपका शिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शिव बोला जाता है ना, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कि खो खो को जो है वो भारत का मूल खेल जो है वो कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु रोट द फेमस बुक किताब उल हिंद, यानी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की है। तो जी हाँ, किताब उल हिंद की रचना करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके अल बरूनी। अल बरूनी के द्वारा जो है इसे लिखा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जिम्नास्टिक, यानी जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि जिम्नास्टिक के पिता के रूप में जिसे जाना जाता है वह है आपके फ्रेडरिक लुडविग जॉन। अब वो आपका जिम्नास्टिक का पिता कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द प्लेइंग एरिया ऑफ हैंडबॉल गेम इज कॉल्ड, यानी हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को डैश कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि इसके खेल क्षेत्र को जो है ना वो आपका बेसिकली कोर्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोर्ट बोला जाता है, याद रखिएगा ना। वहीं एथलेटिक्स खेल के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। क्रिकेट खेल के क्षेत्र को पिच बोला जाता है। बैडमिंटन खेल के क्षेत्र को कोर्ट बोला जाता है और बॉक्सिंग खेल के क्षेत्र को जो है वो आपका रिंग बोला जाता है। पहनाने वाला रिंग नहीं, वो रिंग बोला जाता है, खेलने वाला रिंग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी निम्न में से किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। सभी को पता होगा कि रंगों का त्यौहार किसे कहा जाता है? होली को कहा जाता है, जो आपका फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, यानी सेलिब्रेट किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच स्टेट इज माइनिंग पेंटिंग पॉपुलर, यानी किस राज्य में खनन चित्रकला जो है वो प्रचलित है। देखिए अगर हम लोग खनन चित्रकला की बात करते हैं ना तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि वह आपका बिहार। बिहार में जो है वो आपका खनन चित्रकला जो है वो प्रचलित है। चलिए इसके अलावा अगर हम लोग याद रखिएगा आप कि पिथौरा चित्रकला जो है आपका गुजरात में प्रसिद्ध है। वहीं काली घाट चित्रकला जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में प्रचलित है। कमलकारी चित्रकला जो है आपका आंध्र प्रदेश में प्रचलित है और आपका चिकनकारी चित्रकला जो है वो आपका लखनऊ में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये सारे चित्रकला जो हैं वो किस किस राज्य में कैसे प्रसिद्ध हैं, इन सारे को आप जरूर से याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल्स इज नोन एज द सागा ऑफ द ईस्ट, यानी निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग पूर्व की गाथा के रूप में बात करते हैं ना तो वो है आपका कथक। कथक को जो है वो पूर्व की गाथा के रूप में जो है वो जाना जाता है। ये आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंदरिया महादेव टेम्पल इज खजुराहो इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड डैश, यानी खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित होता है। किस भगवान को समर्पित है? तो जी हाँ, याद रखिएगा कि ये जिस भगवान को समर्पित है ना वह है आपके शंकर भगवान। ये आपको शंकर भगवान को जो है वो समर्पित है ना। और ये जगह जो है ना आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मांड इज अ फोल्क डांस स्टाइल फ्रॉम विच प्लेस, यानी मांड जो है वो कहाँ की लोक नृत्य शैली है। तो जी हाँ, अगर हम लोग मांड की बात करते हैं तो ये आपका राजस्थान की एक लोक नृत्य शैली है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, यानी निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो जी हाँ, अगर हम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करते हैं भारत में तो वह है आपका भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
चलिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है वो आपका 1954 में हुआ था ना, और ये हमेशा 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो प्रत्येक वर्ष भारत रत्न पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में आए कि पहली बार भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी को, और दूसरे में आपके थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो है वो आपका राष्ट्रपति के थ्रू जो है वो आपका भारत रत्न का जो अवार्ड जो है वो दिया गया था ना। चलिए आगे बढ़ते, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द हेड क्वार्टर्स ऑफ द सदर्न रीजन ऑफ इंडियन रेलवे इज, यानी भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है, बताइए कहाँ है इसका मुख्यालय। तो जी हाँ, इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो वह है आपका चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में ना है, याद रखिएगा। वहीं अगर रेलवे जोन की बात करते हैं तो टोटल रेलवे जोन जो है ना वो आपके 18 रेलवे जोन है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास की, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बोलीविया, यानी बोलीविया की राजधानी जो है वो कौन सी है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बोलीविया की राजधानी की बात करते हैं तो वह है आपका सुक्रे, याद रखिएगा। यहाँ पे भी बोलीविया में भी 2 राजधानी है, पहला आपका सुक्रे है और दूसरा आपका लावाज है, याद रखिएगा। 2 राजधानी वाला देश कौन सा है और 3 राजधानी वाला देश कौन सा है। बोलीविया एक ऐसे देश है जहाँ पे 2 राजधानियाँ हैं, पहला आपका सुक्रे है और दूसरा आपका लावाज है ना। चलिए आगे बढ़ते, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेयर इज़ द स्टेटस ऑफ लॉर्ड गोमतेश्वर, यानी भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है। तो जी हाँ, अगर हम लोग भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति की बात करते हैं तो इनका मूर्ति जो है ना वो आपका माउंट आबू में है। कहाँ है? माउंट आबू में है। वहीं भगवान गोमतेश्वर का संबंध जो है ना वो आपका जैन धर्म से है, और ये आपका जगह जो है वो कहाँ पड़ता है, तो वो आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा। कहाँ पड़ता है? तो वह आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच स्टेट वर द रूल्स ऑफ इंडियाज इंडिजिनियस स्पोर्ट कबड्डी फर्स्ट फॉर्मुलेटेड, यानी भारत में स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, जिस राज्य में से तैयार किया गया था तो वो था आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है इसे तैयार किया गया था, याद रखिएगा ना। इसे ओलंपिक में जो है ना वो कब जोड़ा गया था, कभी क्वेश्चन में आया कि कबड्डी खेल को ओलंपिक खेल में कब जोड़ा गया था, तो वो समय था आपका 1936 को। 1936 में जो है इसे ओलंपिक खेल के अंदर जोड़ा गया था, किसे? कबड्डी को ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें याद रखिए, कबड्डी में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में वैसे होते तो टोटल 12 खिलाड़ी हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 7 खिलाड़ी जो है ना वही खेलते हैं, बाकी के 5 खिलाड़ी जो है ना वो आपके रेस्ट रहते हैं। अगर कोई मरता है तो उसमें आपका उस खिलाड़ी को ऐड किया जाता है ना। इस तरह से टोटल खिलाड़ी जो है वो 12 होते हैं, लेकिन इनफील्ड जो है वो आपके 7 ही होते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू द गेम ऑफ क्रिकेट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो जी हाँ, जो आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है वह है आपका स्टीपलेचेस। स्टीपलेचेस खेल जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु रोट द बुक जीवन स्मृति, यानी जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है ना। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो याद रखिए कि जीवन स्मृति पुस्तक के लेखक जो है वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो इसकी रचना करी गई है ना। बेसिकली इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग टोटल 31 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जस्ट ग्रुप डी का फॉर्म जो है वो आने वाला है दिसंबर में, जो है वो आपका लगभग कहा जा रहा है ऐसे कि 50,000 से ऊपर ही वैकेंसी आपका जो है वो ग्रुप डी में निकल करके आएंगे। तो ग्रुप डी के लिए भी आप रेडी रहिए, बहुत ही अच्छे वैकेंसी जो है इसमें इस बार देखने को मिलेगा। आप इसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी में अभी से लग जाइए। जैसे ही आपका फॉर्म का डेट आएगा, एग्जाम का भी अनाउंसमेंट जो है वो जल्दी ही हो जाएगा, इसलिए अभी से तैयारी को अपना मजबूत कर दीजिए और सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सारा का PDF जो है वो आपको हूबहू मिल जाएगा ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।